आज हम लोग करने वाले हैं प्लेन्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। सबसे पहले प्लेन्स का जो एक इक्वेशन होता है वो होता है axy प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d, जहां पे abc जो होता है वो होता है DRS ऑफ द प्लेन। ठीक है, DRS ऑफ द प्लेन। बस अभी के लिए आप लोग इतना ही जान के रखें, ठीक है। अरे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको ये पता है कि किसी भी प्लेन के ऊपर मान लो इफ अ प्लेन is passing through x1 y1 z1 and having DRS ABC, तो इसका इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आप इस तरह से अज्यूम कर सकते हो, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से अज्यूम किया जा सकता है, ठीक है। ओके, अब सम के तरफ चलते हैं। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस 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 एंड दिस। 3 पॉइंट दिया हुआ है, हम लोगों को इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना है। तो गाइस 3 पॉइंट में से अब कोई भी एक पॉइंट को ले लो। मान लो ये पॉइंट को मैंने लिया। अच्छा, हाँ सर। ओके। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट को ले लो और हमें DRS नहीं पता है, तो हम लोग ले लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ let the DRS be, let the DRS of the plane be a comma b comma c। ठीक है, therefore equation of a plane passing through a, अगर a से पास कर रहा है तो क्या हम लोग अभी अभी जो मैंने दिखा उसका इक्वेशन ऐसे हो सकता है, a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू वाई माइनस टू प्लस c इंटू z प्लस वन इक्वल्स टू 0। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अगर एक प्लेन का DRS पता है और जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है वो पता है, तो हम लोग उसका इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं ना इससे। हाँ या ना? हाँ कोई भी पॉइंट ले सकते हो, बी सी भी ले सकते हो, मैंने ए लिया है। ओके, अब यहाँ पे क्या है गाइस के अब अगर बी और सी भी सेम प्लेन के ऊपर लाई करता है तो जाहिर सी बात है ये बी और सी दोनों ही 1 को सैटिस्फाई करेगा, है ना। सर आप योर सी बी कॉमा सी passes through B and C सर आप लिखे क्लास में होगा passes तो हम through फिर लिखा फिर हम किया ही नहीं सर। सर passes एक बार through समझा देंगे 3 4 2 sorry हेलो 1 हेलो passes through Tanuj wait हेलो 1 passes through 3 4 2 7 0 6। तो अगर ये इससे पास करता है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तनुज देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये जनरल इक्वेशन है। और अगर एक प्लेन जिसे अगर किसी पॉइंट से पास करता है वो पॉइंट पता हो और एक DRS पता हो तो उसका इक्वेशन ये होता है, बस इतना ही बोला है। एक पॉइंट से पास करता है और उसका DRS अगर पता है तो उसका इक्वेशन ये होगा, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे हम मान लिया कि मेरा रिक्वायर्ड प्लेन का DRS ABC है और ये पॉइंट को ले लिया, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग जैसे अभी मैंने सिखाया ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब B और C भी 1 से पास करेगा क्योंकि B और C भी उसी प्लेन का उसी प्लेन के ऊपर है, तो B 1 पासेस थ्रू 3 4 2 7। तो एक्स वाई जेड के जगह पे 3 4 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस 0 B प्लस 0 C इज इक्वल टू 0। और 7 0 6 पुट करेंगे तो कितना होगा,
5A 0B, ओ सॉरी कौन सा पॉइंट पुट कर दे रहा है, वो 3 4 2 पुट करना। तो 3 4 2 पुट करेंगे तो कितना होगा, 3 पुट करेंगे तो A, 4 पुट करेंगे तो 2B, और 3C इक्वल्स टू 0, और 706 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 5A प्लस ये हो जाएगा माइनस 2B, और 6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7C इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, A बाय दिस, B बाय दिस, C बाय दिस। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे कितना होगा, 14 प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 10 20, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस 12। अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखो ये कितना से 4 से डिवाइड हो जाएगा, सबका सब 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 5 20, 4 2 8, और 4 3 12। ये हम बता चुके हैं कि अगर ABC के नीचे में जो ये नंबर्स आता है ये हमेशा DRS होता है। तो गाइज जो इक्वेशन हम लोगों ने अज्यूम किया था वो इक्वेशन क्या था, वो इक्वेशन ये था। तो यहाँ पे आपको मिसिंग क्या था, सिर्फ और सिर्फ DRS ही मिसिंग था। तो ये A इक्वल्स टू 5, B इक्वल्स टू 2 और C इक्वल्स टू -3 अगर वहां पे पुट करेंगे तो क्या हमारा इक्वेशन है, यहाँ पे ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए आप ले लो इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा। अब क्या हो गया, A का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस, अगर A का वैल्यू मैं निकालूं तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू हो गया आपका 5 लैम्डा, B का वैल्यू हो गया आपका 2 लैम्डा, और C का वैल्यू हो गया आपका -3 लैम्डा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो जैसे आप इक्वेशन नंबर 1 पुट करोगे तो 5 लैम्डा x -2 प्लस 2 लैम्डा y -2 -3 लैम्डा z + 1, लैम्डा लैम्डा लेके कॉमन लेके उधर पे फेंक दो, तो कितना हो गया 5x - 10 प्लस 2y - 4 -3z -3 इज इक्वल टू 0। बस उसको ठीक से अरेंज कर दो, 5x प्लस 2y -3z, और कांस्टेंट कितना हो बोलो तो 10 - 4 14 14 और -3 17। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। ये समझ आया? 3 पॉइंट दिया रहता है तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन नहीं कैसे समझ फाइंड में आउट आया करते सर, हैं? एक बार वापिस से क्या समझा दीजिए। समझाए, कैसे समझ, अरे वही चीज तो बोला, एक पॉइंट अगर दिया है और उसका DRS पता है, यहाँ पे तो वही चीज हम बताए ना, एक पॉइंट अगर पता है और DRS पता है तो उसका इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। तो वही चीज को तो यहाँ पे लिखा है, एक पॉइंट दिया हुआ है और उसका DRS मैंने लेट कर लिया तो उसके हेल्प से ये लिख लिया। अब अगर ये दोनों पॉइंट भी उसी प्लेन के ऊपर लाई करता है तो B और C इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन नंबर 1 को। ये दोनों पॉइंट को 1 में पुट कर दिया, पुट करके 2 इक्वेशन आया जिसको सॉल्व करके ABC का हम वैल्यू आया। x -2 b y -2 c z+1 वो आप A पॉइंट को पुट किए पहले, है ना? हाँ, उसके बाद सर आप 1 पासेस थ्रू 342 और 706 क्यों लिखे? क्योंकि B और C भी उसी प्लेन के ऊपर है तनुष, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। देखो ना लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू, जो प्लेन है वो तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो अगर A से पास कर रहा है, A से तो कर दिया मैंने, तो B और C से भी तो पास करेगा, तो B और C दोनों ही उसको सेटिस्फाई करेगा ना, B और C दोनों ही उसको सेटिस्फाई करेगा। हम ये चीज बोल रहे हैं, सेटिस्फाई करेगा तो x और y के जगह पे उसको पुट कर दिया B और C पॉइंट को, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व किया। सर ये A + 2B + 3C कैसा है, वो समझ नहीं आया सर। अरे यार तनुज, इसको पुट करो ना यार XYZ के जगह पे। हम क्या बोल रहे हैं, सेटिस्फाई ओ करेगा मतलब क्या है? ठीक है सर। ओ ठीक है सर। उसको पुट करो, ABC का वैल्यू आएगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ समझ गया सर, समझ गया। अब नंबर 3, समझ गया सर। इफ फ्रॉम अ पॉइंट P ABC परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर PA एंड PB आर ड्रॉन। P को पॉइंट है ABC, PA एंड PB परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया कहाँ पे, YZ प्लेन पे। तो गाइस अगर YZ प्लेन पे P से YZ प्लेन पे एक पॉइंट ड्रॉप कर रहे हो तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो तो, YZ प्लेन पे है तो क्या 0 BC होगा।
और बी जो पॉइंट है वो बी पॉइंट कहाँ से किस पे ड्रॉ किया गया है, जेड एक्स पे। तो जेड एक्स प्लेन पे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, A0C होगा। ये क्लियर है। तो गाइज आपके पास में 3 पॉइंट प्रेजेंट है, 3 पॉइंट पी, अच्छा फ्रॉम सॉरी पी पॉइंट से पास कर, अच्छा ठीक है, पी पॉइंट से पास करते एबीसी आ गया। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ओ ए बी। तो ओ का मतलब क्या होता है गाइस, ओरिजिन होता है। ओ वर्ड का मतलब क्या होता है, ओरिजिन होता है। देखो यहाँ पे ये प्लेन कुछ इस तरह का है और ये पी पॉइंट यहाँ ऊपर है, इसके ऊपर से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है पीए, और एक और परपेंडिकुलर कहीं पे ड्रॉप किया गया है पीबी, और ओरिजिन ओरिजिन ऑलरेडी आपके पास, ओरिजिन ऑलरेडी इसी प्लेन के ऊपर कहीं पे है, ओ ए बी बोल रहा होता होगा कहीं पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 पॉइंट पता है। तो गाइज अभी अभी मैंने बताया कि 3 पॉइंट पता होता है तो आप इक्वेशन ऑफ ये कैसे लिख सकते हो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो हम लोग डीआरएस 3 पॉइंट है तो कोई भी एक पॉइंट और डीआरएस मान के हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी के साथ रखना होगा आप लोगों को। सावधानी के साथ क्या, आप लोग डीआरएस को एबीसी नहीं मान सकते क्योंकि एबीसी ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। आप एबीसी नहीं ले सकते, एबीसी की जगह पे आप कुछ भी लिखो, एबीसी मत लो। लेट क्या ले बोलो तो, एक्स वाई जेड भी नहीं ले सर सकते। XYZ। एक्स वाई जेड कैसे लेगा, एक्स माइनस एक्स, ए इंटू एक्स हाँ माइनस एक्स वन होता है ना, वो भी नहीं ले सकते। सर, अल्फा बीटा गामा। चलो अल्फा बीटा गामा सही आइडिया दिया। लेट अल्फा बीटा गामा बी द डीआरएस ऑफ द प्लेन। हम एक इजी पॉइंट ले रहे हैं ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ओ, ठीक है, ओ के रेस्पेक्ट में लिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू एक्स माइनस जीरो प्लस बीटा इंटू वाई माइनस जीरो प्लस गामा इंटू जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसको 1 दो। तनुज देखो फिर से वही काम कर रहा है। 1 passes through A 0, B, C and B A, 0, C, ठीक है। तो A पॉइंट को पुट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा A प्लस क्या होगा बोलो तो, Y की जगह V पुट करेंगे तो 0 बीटा प्लस गामा C इज इक्वल टू 0। और अगर A पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये गलत कर दिया, 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू अल्फा प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी इंटू गामा। और अब बी पॉइंट जब पुट करेंगे तो कितना होगा, बी पॉइंट जब पुट करेंगे तो ये आएगा ए अल्फा प्लस 0 बीटा प्लस सी पुट करेंगे तो सी गामा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करो अल्फा बीटा गामा के लिए, क्योंकि वही मेरा डीआरएस है। तो अल्फा के लिए सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, बी सी माइनस 0 लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे मिल रहा है ए सी माइनस 0, ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, गामा ये 0 माइनस ए बी है ना। तो अब फिर से इसको लैम्डा मान लो, तो आपका एक अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, बी सी लैम्डा, बीटा का वैल्यू क्या हो गया, ए सी लैम्डा, ए सी लैम्डा, और गामा का वैल्यू हो गया माइनस ए बी लैम्डा, ठीक है। अब ये इसको कहाँ पुट करेंगे गाइस, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तनु समझ आ रहा है, फ्रॉम 1। सर वो इक्वेशन का थोड़ा वो अरे भैया ये पॉइंट और अल्फा बीटा गामा के हेल्प से इक्वेशन लिखा, तुम वीडियो का स्टार्टिंग वाला पार्ट देखेगा तुमको समझ आएगा ये क्या है। कैलकुलेशन वाला समझ लो अभी। ठीक है। अल्फा का हो गया तुम्हारा बी सी लैम्डा, एक्स माइनस जीरो लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा एक्स ही लिखो, प्लस बीटा की जगह पे लिखोगे ए सी लैम्डा, ये हो गया वाई माइनस ए बी गामा, सॉरी ए बी लैम्डा माइनस ए बी लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0। तो एक्स वाई जेड को उड़ा के लैम्डा को उधर हटा तो क्या हो गया, एक्स बी सी प्लस ए सी वाई माइनस ए बी जेड
इज इक्वल टू 0, ये होगा। ये होगा गाइज, ये इक्वेशन आ जाएगा हाँ आपका। सर। ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट को देखो। शो दैट द 4 पॉइंट दिस आर कोप्लानर। गाइस कोप्लानर का मतलब क्या होता है? कोप्लानर का मतलब होता है कि ये चारों का चारों पॉइंट एक ही प्लेन के ऊपर लाई करता है। ये एक ही प्लेन के ऊपर में ये चारों पॉइंट लाई करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग जानते हो कि पहला 3 पॉइंट को ले लो, 3 पॉइंट के हेल्प से आप लोग कैसे इक्वेशन लिखते हो, ये आप लोग अभी हम लोगों ने 2 सम किया है ना। आप पहले इक्वेशन निकाल लो, और अगर ये चौथा पॉइंट अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब वो कोप्लानर है। बात समझ आया? कोप्लानर का मतलब क्या होता है? सारे के सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन के ऊपर लाई करता है। जैसे टू डायमेंशन ज्योमेट्री में हम लोग कोलिनियर बोलते हैं ना, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम लोग कोप्लानर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 पॉइंट के हेल्प से जैसे हम लोग निकालते हैं इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालते हैं ना, उसको निकाल लो, और ये चौथा पॉइंट को उस प्लेन के इक्वेशन में डाल के देखो क्या ये उसको सेटिस्फाई करता है। अगर सेटिस्फाई करता है तो ये चारों पॉइंट कोप्लानर। ये पहला पार्ट का प्रूव हो गया। फिर बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम। तो गाइस जो प्लेन का इक्वेशन आपने लाया है, जो प्लेन का इक्वेशन आपने लाया है वही तो इन चारों पॉइंट को कंटेन करके है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर भी ऑलरेडी उसी में, वही आपका सेकंड पार्ट का आंसर भी है। बात समझ आया अनिकेत? हाँ सर। बात समझ आया? तो वो प्लेन का इक्वेशन तुम्हारा सेकंड पार्ट का आंसर है, और ये थर्ड पॉइंट अगर फोर्थ पॉइंट अगर उस प्लेन को सेटिस्फाई करता है तो वो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। क्लियर है? ओके। ओके, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन कुछ इस तरह का दिखता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। where a is called x intercept, y is called, sorry, b is called और c is called z intercept, ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि अगर 3 डायमेंशनल, अगर मान लो 2 डायमेंशनल में ही देखा है तो इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है कि एक लाइन, ये वाला जो पार्ट है, ये एक्स एक्सिस को कितना लेंथ पे काटा है वो है एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस को का ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जेड इंटरसेप्ट भी होता है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि एक्स एक्सिस पे कहां पे कट करेगा? एक्स इंटरसेप्ट पे कहां पे कट करेगा? एक्स इंटरसेप्ट पे कट करेगा a कॉमा 0 पे, y एक्सिस पे कट करेगा 0 b 0 पे, और z एक्सिस पे कट करेगा 0 c पे, ठीक है। हाँ सर। ओके, इसके बाद तो राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर -2 4 एंड 5 -4 2 एंड 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, और ये जेड इंटरसेप्ट है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक हम लोग का इक्वेशन क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म पे? ये होता है, तो एबीसी का जस्ट वैल्यू को पुट कर दो, एक्स बाई -4 प्लस वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 3 इज इक्वल टू 1, ये होगा आंसर, सिंपल। दूसरा है रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो गाइस इक्वेशन ऑफ अ प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा दिखता है? इंटरसेप्ट फॉर्म दिखता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। तो गाइस यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो तुमको 12 से डिवाइड करना होगा, तो जैसे तुम 12 से डिवाइड करोगे ये आपको क्या मिलेगा? ठीक है ना। एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इंटरसेप्ट क्या हो गया गाइस? एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है? एक्स इंटरसेप्ट कितना है? 6 यूनिट्स का। वाई इंटरसेप्ट कितना है? 4 यूनिट का।
यही तो एबीसी होता ना, यही तो ए है, बी है, सी है। और जेड एक्सेस पे है आपका, जेड इंटरसेप्ट है -3, ठीक है, विद साइन। क्लियर है? हाँ सर। ओके, ये इंपॉर्टेंट सम है, एग्जाम में भी आता है। अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस इन ए बी सी। गाइस जैसे ही ये चीज दिखेगा, प्लेन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सेस एट ए बी सी, इसका मतलब ही यही होता है कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म का बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म का बात कर रहे हैं। तो जैसे ये इंटरसेप्ट फॉर्म का बात कर रहे हैं, तो आप ले लो, लेट द इक्वेशन बी x by a plus y by b plus z by c is equal to 1, ठीक है। ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, therefore a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा गाइस, a, 0, 0। b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, b, 0। और c का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, c, 0, 0, c, ठीक है। ओके, तो अगर मैं ये बोलूं कि आपको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट लिखना है, सेंट्रॉइड का, तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है तनुज? तनुज, सेंट्रॉइड क्या, एक ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं अगर 3 कोऑर्डिनेट पता है तो? नहीं पता सर। उसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3। तो x1 + x2 + x3/3, तो a + 0 + 0 + 0/3, तो कितना है, a/3 होगा, राइट। और y1 + y2 + y3/3, तो ये कितना हो जाएगा, b/3। और फिर z1 + z2 + z3/3, तो ये हो गया c/3। तो ये हो गया सेंट्रॉइड। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है सेंट्रॉइड इज PQR, ठीक है, सेंट्रॉइड जो है वो PQR है। बाय प्रॉब्लम सेंट्रॉइड इज इक्वल टू PQR। तो ये क्या हो गया, P इज इक्वल टू क्या हो गया, a/3, हाँ, Q इज इक्वल टू b/3 और C इज इक्वल टू c/3 इज इक्वल टू R। तो यहाँ से ABC का वैल्यू आ जाएगा, A का वैल्यू कितना आया 3P, B का वैल्यू कितना आया 3Q और 3R आया C का वैल्यू। अब ये जो ABC का वैल्यू आया, ये आप 1 में पुट करो, क्योंकि आपके प्रूफ में PQR है फ्रॉम 1। तो X के जगह पे ये पुट करेंगे 3P प्लस, ठीक है, सॉरी, इज इक्वल टू 1 होता है। तो 3 को कॉमन लेके अगर आप उधर फेंकोगे तो क्या मिलेगा, क्लियर है? यस। हाँ सर। ठीक है, next question है, a variable plane move in such a way that the sum of the reciprocals of its intercept on the 3 coordinate axes is constant. Show that the plane passes through a fixed point. Okay, जैसे ही ये बोला है वेरिएबल इंटरसेप्ट का बात ही बोला है, तो आपको वहीं पे क्लिक कर जाना चाहिए कि आपको इक्वेशन लेना है। लेट द इक्वेशन बी x/a plus y/b plus z/c is equal to 1, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है गाइस, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इसका जो इंटरसेप्ट का जो रेसिप्रोकल है उसका सम इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो हम लोग ले लिया बाय प्रॉब्लम, इसका पहला एक्स इंटरसेप्ट क्या है 1, तो रेसिप्रोकल होगा 1/1, 1/b, 1/c। ये इज इक्वल टू कितना बोला गाइस, कांस्टेंट। तो हम यहाँ के ले लिया, ठीक है, वेयर के इज अ कांस्टेंट।
ठीक है, ये हो गया। ओके, अब अगर इस k को मैं इधर ड्रॉप कर दूं तो ये क्या कुछ ऐसा बनेगा? हाँ या ना, ये ऐसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा? यस सर। अब जरा अगर तुम इक्वेशन नंबर 1 को इसके साथ कंपेयर करोगे तो क्या देख के ऐसा लगता नहीं है कि x को 1/k, y को 1/k और z को 1/k से रिप्लेस कर दिया गया हो? देख के नहीं लगता ऐसा? हाँ सर। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि this implies that 1 passes through 1/k 1/k 1/k, ये बोल सकते हैं। इसको देख के तो बोल ही सकते हैं कि मेरा जो 1 है वो 1/k 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 का पॉइंट से पास कर रहा है। तो यही चीज प्रूव करना था, शो दैट द प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। तो यही तो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है क्योंकि k तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब 1/k 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 फिक्स पॉइंट है ना? Therefore 1 passes through fixed point 1/k 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 true। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट सम, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर। गाइस ये जो वर्ड नॉर्मल इस्तेमाल किया जाएगा, अब से आप इतना ध्यान रखना, इस वर्ड का प्रैक्टिकल मीनिंग है परपेंडिकुलर। ठीक है, याद रहेगा? परपेंडिकुलर, ठीक है, एक पॉइंट से पास कर रहा है और एक वेक्टर के ऊपर अगर परपेंडिकुलर है तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कैसे निकालेंगे? सबसे पहली चीज आप मान लो कि ए जो है वो आपका परपेंडिकुलर, ए आपका पासिंग वेक्टर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए जो है वो आपका पासिंग वेक्टर है। ठीक है, ये आपका पासिंग वेक्टर है और एन जो है वो आपका नॉर्मल वेक्टर या जो भी वर्ड इस्तेमाल किया नॉर्मल नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, ये मैंने बोला प्रैक्टिकली आप समझ के रखो, ये परपेंडिकुलर। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इक्वेशन इस केस में हो जाता है हमारा r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0, और आप इसको तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं r डॉट n वेक्टर माइनस a डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं, हाँ या ना बोल लो। ये इक्वेशन आपको हाँ याद रखना है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है, इसी के ऊपर सम्स आगे होगा हमारा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो इससे पास कर रहा है, इसका मतलब क्या? ये वो आपका आप ए, कॉजिंग वेक्टर हैं क्या? क्या क्या कॉजिंग वेक्टर हैं क्या? कौन सा वेक्टर? पासिंग वेक्टर। अच्छा, पासिंग, ओके सर। ए जो है पासिंग वेक्टर है और एन जो है नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, ओके। तो ए जो है तुम्हारा इस क्वेश्चन में पासिंग वेक्टर है। अभी भी मैंने बोला परपेंडिकुलर वर्ड और नॉर्मल ये दोनों एक ही चीज है, तो इसका मतलब क्या है? ये आपका एन वेक्टर है, राइट है ना? ये मेरा एन वेक्टर है। तो फॉर्मूला क्या था अभी अभी हम लोगों ने जो लिखा है वो क्या था? r डॉट n, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, ये लिखा था। तो r तो ऐसे ही रहेगा आपका, r डॉट n कहाँ है आपका? n है आपका 2i माइनस j प्लस 2k, और an वेक्टर क्या हो गया? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 4 माइनस 3 माइनस 8, r डॉट 2i माइनस j प्लस 2k, और ये कितना हो जाएगा? 4
-11 -7, राइट। ये होगा, ये हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन। दूसरा में बोला है कि आप इस इक्वेशन को रिड्यूस कर दो कार्टेशियन में। तो गाइस जब भी कार्टेशियन में रिड्यूस करने को बोलेगा तो बस आप r को लिख दो xi प्लस yj प्लस zk। यही तो r का डेफिनेशन है ना तनुज? यही तो r का डेफिनेशन है। और ये हो गया तुम्हारा 2i माइनस j प्लस 2k। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू -9। ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म का जवाब। बोलो क्लियर है? अनिकेत Yes. क्लियर है? ओके। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। गाइस इसके लिए देखो यहाँ पे आप वो लोग कार्टेशियन में देकर के आपसे इक्वेशन मांग रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कार्टेशियन में देखो कार्टेशियन में करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो वेक्टर फॉर्म जो है इसका, जिसमें अगर आपको ये पता है कि एक पॉइंट और ये वर्ड नॉर्मल टू द लाइन ये यूज करते ही आपको समझ में बेटर होगा कि आप लोग इसको वेक्टर फॉर्म में ही सम को करो तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये तो आपको ए वेक्टर गिवन है, और एन कहाँ से आएगा गाइस? एन वेक्टर कहाँ से आएगा? दो पॉइंट जब दिया रहता है तो आप इन दोनों को कंबाइन करके एन वेक्टर कैसे निकालोगे? हाँ, दो पॉइंट जब दिया रहता है तो आप एन वेक्टर कैसे निकालते हो? बोलो। x2 माइनस x1। वेरी गुड, x2 माइनस x1। तो ये क्या हो गया 2 माइनस 3 कितना हो गया माइनस आई, राइट? माइनस आई, हाँ और ये हो गया -5i माइनस 5j, और ये हो गया 5 + 1 6k हो गई है। तो अभी तो बताया मैंने कैसे इक्वेशन लिखोगे। r डॉट n इज इक्वल टू r सॉरी a डॉट n, यही था ना? बस ये करोगे, इक्वेशन आपका आ गया वेक्टर फॉर्म में। और फिर वेक्टर फॉर्म से क्योंकि डेटा सारा कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है तो आंसर भी आप कार्टेशियन फॉर्म में छोड़ोगे। कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म को कैसे कार्टेशियन फॉर्म में, देखो ये वेक्टर फॉर्म था, फिर उसके बाद देखो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया गया। ठीक है, क्लियर है? हाँ Yes. सर। ओके, तो ये हो जाएगा आप लोगों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। गाइस ये कोई परपेंडिकुलर, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से प्लेन के ऊपर, ये प्लेन है मान लो, इसके ऊपर इसका फुट है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, जिसका कोऑर्डिनेट है 4 -2 -5। ठीक है, तुमको बोल रहा है कि आप इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालो। गाइस अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो 4 -2 -5 क्या प्लेन के ऊपर भी नहीं है? लाइन के ऊपर है, ठीक है, क्या ये प्लेन के ऊपर नहीं है? प्लेन के ऊपर भी तो है। ये फुट बोला है ना, तो फुट तो जमीन पे टच करेगा तभी तो फुट हुआ ना। फुट है तो जमीन पे तो टच करेगा ना वो। बात समझ रहे हो? तो ये जो पॉइंट है फुट जो है इसका, ये यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी, यहाँ पे ये वाला जो ये O मान लो और ये P मान लो। ठीक है, तो गाइस ये जो P पॉइंट है ये मेरे प्लेन के ऊपर भी है 4 -2 -5। तो गाइस अगर आपको एक पॉइंट पता है और आपको एक DRS खाली मिल जाए तो आपका काम बन सकता है, इक्वेशन आप लिख सकते हो, है ना? जो स्टार्टिंग में बताया, अगर आपको एक पॉइंट पता है एक प्लेन के ऊपर का और उसका DRS पता है तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 के फॉर्मेट से आप लिख सकते हो, है ना? तो x1 y1 z1 तो मेरा p हो गया। अब मुझे DRS निकालना है। गाइस हमेशा ध्यान रखना, जब भी लाइन और प्लेन दो चीज दिया हुआ रहे तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि वो पैरेलल है तो आप ये प्रैक्टिकली ये समझना कि वो परपेंडिकुलर है, और अगर आपको ये बताया जाए कि वो दोनों परपेंडिकुलर है तो प्रैक्टिकली आप ये समझोगे कि वो पैरेलल है। बात समझ में आ रहा? उल्टा, लाइन और प्लेन के बीच में अगर बोलता है ये दोनों परपेंडिकुलर है तो आप समझो पैरेलल है, और अगर दोनों पैरेलल होगा तो प्रैक्टिकली उसका मीनिंग होगा परपेंडिकुलर। बात समझ आ रहा है? हाँ सही, बस सम करके दिखाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा।
सम करने का कुछ नहीं है पगला, सम तो एक लाइन का है। हम जो बोल रहे हैं कि अगर लाइन और प्लेन दिया है, अगर वो बोलता है क्वेश्चन में बोलता है कि वो परपेंडिकुलर है, तो प्रैक्टिकली वो पैरेलल है। और अगर अच्छा। पैरेलल बोलता है तो परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे फिगर देख के क्या लग रहा है तुमको, ये जो ओपी लाइन है और जो तुम्हारा रिक्वायर्ड प्लेन है, क्या वो दोनों परपेंडिकुलर नहीं है? हाँ है। तो प्रैक्टिकली क्या मतलब हुआ इसका, ये पैरेलल है। हाँ। तो जब दो चीज पैरेलल होता है तो दोनों का डीआरएस सेम नहीं होता है। हाँ सर। तो यहाँ पे जो लाइन का डीआरएस है वही प्लेन का डीआरएस होगा। तो डीआरएस ऑफ लाइन क्या है यहाँ पे, डीआरएस ऑफ लाइन बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, 4 - 2 - 5 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू किससे पास कर रहा है, देख लो, पी से पास कर रहा है। 4 - 2 - 5 and having DRS 4 - 2 - 5 क्या हो जाएगा, a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0। तो कितना हो गया, 4x minus 2y minus 5z, और कांस्टेंट कितना होगा, माइनस माइनस से 16 minus 4 -20 और ये 45। बोलो ये क्लियर है, क्लियर समझ आया? हाँ सर। ओके, इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, अच्छा ये वाला को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है, यहीं से।